नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताया गया था और जैसा कि जितने भी बेसिस पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया गया है उसे मैं क्लास नोट्स के द्वारा भी आप लोगों को समझाया था, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देना चाहता हूँ। सेकेंड बेसिस जो पिछले क्लास में बताया गया था वो था ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक. Now we are going to understand which resources are considered biotic and which are abiotic. Children, we have to find many resources in two forms. Some of them are in the form of living beings while others are in non-living beings. So these two forms are classified as biotic and abiotic resources. We can define them. All the resources that are found in the living form considered as biotic resources, and all the resources that are found in non-living forms that are considered abiotic resources. तो आप लोग समझ गए होंगे कि जितने भी रिसोर्सेज लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, जबकि ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो नॉन लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हें हम अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हैं प्लांट, animals, birds, human beings, these are the biotic resources, while water, air, soil, these are abiotic resources. Now another basis of classification of resources is occurrence. On the basis of occurrence, resources are also classified into two groups: natural resources and man-made resources. Some resources are occurred naturally on our planet. They are already existing in the nature. These resources are considered as natural resources. कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो स्वाभाविक रूप से इस पृथ्वी पे पहले से ही मौजूद है. एग्जाम्पल के रूप में जैसे वाटर है, एयर है, फॉरेस्ट है, ये सब नेचुरली प्रेजेंट है और ऐसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. While some resources are obtained by human efforts, the human beings are the creator of such resources. These resources are called man-made resources और artificial resources. जबकि दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेसिंग करके. तो ये सब जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज हैं उनको हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी कहते हैं. जैसे कि हम जो पेन यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं, हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं. दीज आर कंसिडर्ड एज मैन मेड रिसोर्सेज. नाउ अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज डेवलपमेंट. अगर हम डेवलपमेंट के आधार पे देखें तो यहाँ भी रिसोर्सेज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट पोटेंशियल रिसोर्सेज and second actual resources. Some resources are fully tapped
we have actual quantity of these resources. We know what are the stocks of these resources having us and how can we have to use these resources. Such resources are considered as actual resources. बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके प्रॉपर क्वांटिटी की जानकारी हमारे पास है, बहुत सारे कंट्रीज के पास है, और हम उस स्टॉक को देखते हुए उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं डेवलपमेंट के लिए। ऐसे रिसोर्सेज को हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। जबकि दूसरी ओर सम रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली टैप्ड, दे आर इन experimental stage even today and we have not clear stock of these resources. So these resources are considered as potential resources. जैसे कि अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, हमारे यहाँ पेट्रोलियम का क्या भंडार है, क्या स्टॉक है, इसकी कंप्लीट जानकारी नहीं है। Therefore पेट्रोलियम इज potential resource फॉर अस। जबकि वहीं सऊदी अरेबिया में चले जाएं तो वहाँ पेट्रोलियम का एक्चुअल स्टॉक पता है, और इस तरह से वही पेट्रोलियम सऊदी अरेबिया में जाके एक्चुअल रिसोर्स हो जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू हैव द नेक्स्ट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द टॉपिक्स आर ऑलरेडी considered in previous classes. Now students, we have to know what is sustainable development. Here we define it, the development that takes place without damaging the environment to meet present need without compromising needs of future generations is called sustainable development. We are using many resources for our development, but we must take attention towards the resource wastage. We have to try such ways that the minimizing the depletion of resources. तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होता है कि हम ऐसे डेवलपमेंट के प्रोसेस को अपनाएं जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे कोई असर ना पड़े, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, उसका डैमेज ना हो, और हम अपने प्रेजेंट नीड को भी ध्यान में रखें। उसके लिए किसी भी प्रकार का फ्यूचर जनरेशन के नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अर्थात प्रेजेंट नीड को ध्यान में रखते हुए बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करते हुए जो डेवलपमेंट किया जाता है उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। द वेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन कौन से तरीके हैं वो समझना है, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनकरेज कर सकते हैं। फर्स्ट वे है use all renewable resources judiciously. Second, minimize the depletion of natural resources. Third, conserve the varied species. Now next topic is conservation. The sustainable and optimum utilization of resources so that they also belong to the future generation, called conservation. कंजर्वेशन का ये मतलब नहीं होता कि हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन ही बंद कर दें। हम रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सस्टेनेबल होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, ताकि कम से कम रिसोर्सेज का वेस्टेज हो। और हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सुरक्षित रहे। यहाँ पर कई तरह के स्टेप्स कंजर्वेशन के लिए लिए जा सकते हैं, जिसमें से कुछ स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है टू यूज़ द रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली बाय ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स के द्वारा
जब हम काफ़ी कुशलतापूर्वक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं तो वहाँ पर कंजर्वेशन का चांस बढ़ जाता है। टू अप्लाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके टू कंट्रोल ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये ग्रोइंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करके टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाकर टू फॉलो 5 Rs एज रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रीपर्पस। रिसोर्स कंजर्वेशन के जो 5 रूल्स हैं उन्हें फॉलो करके, जो कि ये रूल्स हैं रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रीपर्पस। दीज आर द 5 रूल्स ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन। वी कैन conserve the resources by follow these 5 rules. Now children, this chapter is going to be end, and I have given some homework from this chapter. First homework is complete fair notebook. Next, frame 20 objective type questions with their answers from the chapter. Third, suggest any 3 more ways for resources conservation. यहाँ जो वेज बताए गए हैं रिसोर्स कंजर्वेशन का, उसके अतिरिक्त आपको 3 और ऐसे स्टेप्स बताने हैं जिसके द्वारा रिसोर्सेज कंजर्वेशन किया जा सकता है। थैंक यू।